नमः संस्कृताय मित्राणि। तो मित्रों, आज हम स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर संस्कृत का पाठ्यक्रम को देखने जा रहे हैं, जो कि पूरे बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में ये पाठ्यक्रम चलता है। एक ही पाठ्यक्रम है ये, जो कि संपूर्ण बिहार में ये लागू है और ये 2 वर्षीय स्नातकोत्तर कोर्स का है। और इसमें हम देखेंगे कि द्वितीय सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। हमने प्रथम सेमेस्टर में कुल 4 पेपर पढ़ा संस्कृत का। कुल 4 पेपर प्रथम सेमेस्टर में आपको देखने को मिला और इसमें जो है आपको कुल 5 पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 5 पेपर इसमें आपको पढ़ाना है द्वितीय सेमेस्टर में। और ये संस्कृत का हम पाठ्यक्रम को समझेंगे, जानेंगे और सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और कौन सी पुस्तकें आपको खरीदनी है, कुछ पुस्तकें भी हम बताते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये द्वितीय सेमेस्टर का ये पाठ्यक्रम है और ये द्वितीय सेमेस्टर का ये पाठ्यक्रम है, ये पूरा का पूरा जो है ये भाषा विज्ञान इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, भाषा विज्ञान से संबंधित ये पेपर होगा CC5। ठीक है, CC5 पेपर है ये और कुल 100 अंक का ये होगा पेपर। इसमें जो होगा, ये जो पाठ्यक्रम बटा हुआ है, खंड 1 है ना। प्रथम खंड में आपको जो पढ़ना है, भाषाओं का वर्गीकरण पढ़ना है। भाषाओं का वर्गीकरण 2 तरह से है, एक पारिवारिक वर्गीकरण है और एक आकृति मूलक वर्गीकरण। दोनों तरीक़ा से आपको पढ़ना है। भाषोत्पत्ति विषयक सिद्धांत पढ़नी है, आकृति विज्ञान पढ़ना है और विभिन्न भाषा परिवार पढ़ना है। इसके बाद है विशेष संदर्भ के साथ केवल सामान्य परिचय और भारतीय भाषा परिवार का जो है विशेष परिचय। तो जितने भी विभिन्न अलग अलग प्रकार के जो भाषा परिवार हैं, सभी का जो है हमें एक विशेष चीज़ों का पढ़ना है, सामान्य परिचय। ठीक है, सबका। लेकिन जो भारतीय भाषा परिवार है, अलग अलग भाषा परिवार में, तो भारतीय भाषा का हमें जो है विशिष्ट अध्ययन यानी विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। ठीक है, इससे जो है कुल 35 अंक के यहाँ से प्रश्न आपको 35 अंक का ये कुल है। इतना सारा चीज़ पढ़ेंगे तो आपको 35 अंक यहाँ से पूछा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है द्वितीय खंड में जो आपका पाठ्यक्रम है भाषा विज्ञान का, वो है द्वितीय खंड में आपको पढ़ना है ध्वनि परिवर्तनों की दिशा आकलन। ध्वनि परिवर्तनों की दिशा आकलन, प्रसार एवं संकोच। ठीक है, इसको पढ़ना है। इसके बाद है आदि स्वरलोप है और मध्य स्वरलोप है, विपर्य है, समानता है, तनाव और ध्वनि उच्चारण। ठीक है, तो इतने सारे चीज़ों को पढ़ना है। परंतु कुछ चीज़ें इसमें और भी छूट नहीं दिया गया, परंतु वहाँ से भी प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो विशेष रूप से आप अगर वहाँ देखना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ दिया गया आदि स्वरलोप है और मध्य स्वरलोप, परंतु आप प्रश्न देखेंगे तो अंत्य स्वरलोप से भी प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो है व्यंजन लोप से भी प्रश्न देखने को मिलता है ना। आदि व्यंजन लोप, मध्य व्यंजन लोप और अंत्य व्यंजन लोप, वहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अक्षर लोप है। ठीक है, आदि अक्षर लोप, मध्य अक्षर लोप और अंत्य अक्षर लोप। तो इन सभी तथ्यों को आप अच्छी तरीके से जो है देख लेंगे, अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। वहाँ से भी प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलता है। भले ही यहाँ पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है, फिर भी वहाँ से प्रश्न आता है। आप जिस भी विश्वविद्यालय से, वहाँ से आप पुराने प्रश्न पत्र को देखेंगे तो किस प्रकार से प्रश्न जो है पूछा जा रहा है, कहाँ से, तो उन चीज़ों को आप तैयार कर लेंगे कि यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भाषा विज्ञान में लगभग सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ती है। इसके अतिरिक्त जो है ध्वनि शास्त्र के नियम जो है पढ़ना है। तो ध्वनि शास्त्र के जो नियम कौन कौन से हैं, तो ग्रीम, ग्रासमान और वर्णन, तीनों नियम ये पढ़ना है। 3 नियम। ठीक है, ग्रीम, ग्रासमान और वर्णन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तीनों के तीनों जर्मन विद्वान थे, उन्हीं के नाम पर ये पढ़ा है। ध्वनि नियम का ये नाम है। इसके अतिरिक्त जो है अर्थ विज्ञान का सिद्धांत पढ़ना है, इसमें सिमेंटिक्स थ्योरी। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये पाठ्यक्रम जो है अर्थ विज्ञान का सिद्धांत से आपको 10 अंक देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्रीम, ग्रासमान और वर्णन नियम से आपको 10 अंक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पाठ्यक्रम है CC5 का। ठीक है, पेपर संख्या ये CC5 है। तो इसको आपने देखा कि किस प्रकार से ये पाठ्यक्रम यहाँ पे तैयार किया गया है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है ना। अर्थ परिवर्तन के कारण, अर्थ परिवर्तन का सिद्धांत, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, जितने भी है ध्वनि परिवर्तन के कारण, इन सभी से जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप तैयार करके जाएंगे। और अगर हम पुस्तकों की बात करें कि इसमें कौन कौन सा पुस्तक लगाया गया है, तो पुस्तक भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें आप देख पा रहे होंगे दिया गया है कुछ पुस्तकें लगाई गई है कि आपको कौन सा पुस्तक पढ़ना है। तो
एक इसमें पहला जो पहला स्थान पर दिया गया है भोलानाथ तिवारी का है भाषा विज्ञान, ठीक है। तो भोलानाथ तिवारी का भाषा विज्ञान बहुत ही प्रचलित है, क्योंकि ये जो है भाषा विज्ञान के ये 5 अंग मानते हैं, ठीक है, इसीलिए। और सभी जितने भी हैं, सभी जितने भी आचार्य हुए हैं वे सभी के सभी जो है 4 मानते हैं, ठीक है। तो शब्द विज्ञान को भी ये मानते हैं, और बाद बाकी जितने भी है वो सब पद विज्ञान को मानते हैं, शब्द को नहीं मानते हैं पहले, ठीक है। तो शब्द को पद के अंतर्गत ही रख लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो ध्वनि विज्ञान इसके बाद वो लोग पद विज्ञान मान लेते हैं। तो इसलिए भोलानाथ तिवारी का पुस्तक है। इसके अतिरिक्त जो है भाषा विज्ञान है एक मंगल देव शास्त्री का है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है इसमें भाषा शास्त्र का तुलनात्मक परिचय जो है पीडी गुणे की है। इसके बाद है संस्कृत के ऐतिहासिक एवं समालोचनात्मक अध्ययन जो है डी शर्मा का है। इसके अतिरिक्त जो है भाषा विज्ञान की भूमिका जो कि DN शर्मा अर्थात देवेंद्रनाथ शर्मा, ठीक है। भाषा विज्ञान और भाषा शास्त्र, भाषा विज्ञान और भाषा शास्त्र ये पंडित कपिल देव द्विवेदी का, ठीक है। तो कपिल देव द्विवेदी की पुस्तक जो है जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये कपिल देव द्विवेदी की पुस्तक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और ऊपर में ये जो आप ये है ये भोलानाथ तिवारी का पुस्तक है। और इसके अतिरिक्त ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये आप देवेंद्रनाथ शर्मा का देख पा रहे होंगे, भाषा विज्ञान की भूमिका है। ये पुस्तक भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और मैं कहूँगा कि इतने सारे पुस्तकों में से आप कौन सा खरीदें, तो आप कपिल देव द्विवेदी की पुस्तक खरीद लें, है ना। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसमें कोई भी कमज़ोर भी छात्र क्यों ना हो और कितने भी तेज तर्रार छात्र हो, इसकी जो इसकी जो भाषा शैली है बहुत ही अच्छी है, और सारे छात्र जो है अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से। यदि आप कुछ दिन कक्षा छूट भी जाता है कुछ दिन कक्षा, तो आप इसको पढ़ के अपने से समझ सकते हैं। इस पुस्तक में इस तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से चीज़ों को दिया गया है। तो कपिल देव द्विवेदी की ही मैं कहूँगा कि आप कपिल देव द्विवेदी की पुस्तक खरीदें। मेरे पास तो मैंने जो है भोलानाथ तिवारी इससे भी पढ़ा है, कपिल देव द्विवेदी इन दोनों से पढ़ा है। तो कपिल देव द्विवेदी का बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो भाषा शैली इसमें प्रयोग किया गया बहुत ही अच्छी तरीके से है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अगले पेपर की ओर। तो पेपर संख्या 6 है इसमें, ठीक है। पेपर संख्या 6 आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, CC6। ये पद्य काव्य से संबंधित है पूरा का पूरा पेपर, ठीक है। पद्य काव्य से संबंधित है पूरा का पूरा। इसमें जो है श्लोक ही आपको पढ़ना है, ठीक है। पहला जो है खंड 1 में जो है प्रथम खंड में जो है मेघदूत पढ़ना है। मेघदूत में भी आपको केवल उत्तर मेघ पढ़ना है, ठीक है, पूर्व मेघ नहीं पढ़ना है। 35 अंक आपको उत्तर मेघ से प्रश्न रहेगा, ठीक है। बुद्ध चरितम पढ़ना है आपको। बुद्ध चरितम में जो है कुल 28 सर्ग है, 2 खंडों में बटा हुआ है। प्रथम खंड में 14 सर्ग और द्वितीय खंड में फिर 14 सर्ग। तो आपको प्रथम और द्वितीय सर्ग ही केवल इसका ही अध्ययन करना है, ठीक है। इससे भी आपको 35 अंक के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो 35 70 हो गया। और 30 अंक जो है आपका होता है वो इंटरनल होता है, आंतरिक परीक्षा जो इसको बोलते हैं। तो आंतरिक परीक्षाएं होती है, तो यहाँ से जो है आपका कुल मिला के 100 अंक पूरा हो जाता है। ये पद्य काव्य में 2 ही पुस्तक इसमें आपको दिया गया है, एक उत्तर मेघ है और बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम का केवल प्रथम और द्वितीय सर्ग ही है। तो आप उत्तर मेघ के लिए जैसे कि आप पुस्तक जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये डॉक्टर दयाशंकर शास्त्री का ये पुस्तक देख पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, इसको खरीद लें। इससे बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें जो है संस्कृत व्याख्या इत्यादि सभी चीज़ें दी गई है, ठीक है। इसको आप खरीद लें। और इसके अतिरिक्त जो बुद्ध चरितम जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये खरीदें, अन्यथा इसके अतिरिक्त भी आपको अगर कोई उपलब्ध हो पा रहा है तो आप खरीद लें। बुद्ध चरितम आपको 2 खंड में प्राप्त होता है, एक प्रथम खंड एक द्वितीय खंड, ठीक है। तो प्रथम खंड आप खरीदें, उसमें आपको 14 सर्ग मिलेगा, है ना। द्वितीय खंड आपको खरीदने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसा आपको मिल जाता है कहीं प्रथम सर्ग और द्वितीय सर्ग एक में हो तो वो आप खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देख लिया। तो ये था पेपर संख्या 6। अब हम चलिए अगले पेपर की ओर बढ़ते हैं। अगला जो पेपर संख्या 7 है, पेपर संख्या 7 का आप अध्ययन करेंगे तो इसमें आपको स्पेशल मुख्य रूप से जो आपको अध्ययन करना है वो है वैदिक साहित्य का इतिहास और पाश्चात्य समालोचना एवं निबंध। तो इतने सारे चीज़ आपको पढ़ना है मुख्य रूप से। ये वैदिक साहित्य का इतिहास और कुछ विद्वान के बारे में आपको जाननी है, और निबंध से संबंधित ये पूरा पेपर होगा। कुल 100 अंक का ये पेपर देखने को मिलेगा। अब इसमें हम बात करें तो
क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो प्रथम खंड में जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है वैदिक साहित्य का इतिहास में, तो वैदिक साहित्य का इतिहास है। इसमें वैदिक साहित्य का इतिहास का जो है सामान्य परिचय पढ़ना है, वैदिक साहित्य का इतिहास पढ़ना है। इसके बाद सामान्य परिचय जो है पढ़ना है सायन और दयानंद का, ठीक है। तो वैदिक साहित्य का इतिहास है और सामान्य परिचय जो है इसमें आपको सायन और दयानंद का पढ़ना है। ये दो विद्वान जो है भारतीय विद्वान है, इसके बारे में पढ़ना है कि इन्होंने जो है वेद के लिए कौन कौन सा वेद पर भाष्य लिखा है, इसका जन्म, ये वो जितनी भी बातें होती है सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। इसका परिचय जानना है सायन और दयानंद का, ठीक है, इसका समय। इसके बाद द्वितीय खंड में जो आपको पढ़नी है वो है पश्चिमी वैदिक विद्वानों का योगदान, है ना। जो पाश्चात्य विद्वान है, जितने भी पश्चिमी विद्वान जितने भी है, उसके बारे में आपको उसका योगदान क्या क्या रहा वेद में, ठीक है। तो उन चीज़ों को पढ़ना है, जैसे कि मैक्समुलर है, मैकडोनल है, वेवर है, ब्लूमफील्ड है, विटनी है, विल्सन है, ग्रिफिथ है, विंटरनित्स है, कीथ है और रॉथ है। तो इतने सारे विद्वानों का आपको अध्ययन करना है। ये सभी के सभी जो है विदेशी विद्वान है, भारतीय विद्वान केवल दो पढ़ना है, सायन और दयानंद, ठीक है। तो ये सायन और दयानंद बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे जो आपको प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो है आपको जो है तृतीय खंड में आपको जो पढ़ना है वो संस्कृत में निबंध वैदिक विषयों पर, है ना। टॉपिक आपका वैदिक टॉपिक पर ही कुछ से कुछ वर्णाश्रम व्यवस्था रहेगा जैसे, ठीक है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था या कोई वेद पे आपको दे दिया जाएगा, है ना, या फिर वेदानाम महत्वम, तो कुछ भी दिया जा सकता है। उस पर आपको वैदिक विषयों से संबंधित जो भी होगा उस तथ्य पर आपको लिखने के लिए दे दिया जा सकता है कि संस्कृत में निबंध लिखें। 20 अंक का एक निबंध आपसे जो है पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत सारे दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक पर निबंध आपको लिखना है, वो भी संस्कृत में, ठीक है। तो इस प्रकार से 100 अंक आपको इस पेपर का पूरा हो गया, ठीक है। 30 अंक जो है इसमें भी आपको आंतरिक परीक्षाएं 30 अंक की होती है, सारे के सारे पेपर में आपको 30 अंक आंतरिक। तो इस प्रकार से 100 अंक जो है आपका वैदिक साहित्य का इतिहास और पाश्चात्य समालोचनात्मक, ये जो पाश्चात्य विद्वान जितने भी हैं पश्चिमी विद्वान, तो ये इसको पढ़ना है और निबंध, इतने से ही प्रश्न आपको मिलेगा। अब आइए हम पुस्तक की बात करें कि कौन सी पुस्तकें खरीदनी है, ठीक है। तो पुस्तक में आपको इसमें जो लगाया गया है वो है वैदिक साहित्य और संस्कृति। तो वैदिक साहित्य और संस्कृति के लिए जो एक पंडित बलदेव उपाध्याय का इसमें जो है पुस्तक लगाया गया है। तो पंडित बलदेव उपाध्याय का, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे, ये पुस्तक आप खरीद सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी महंगी है परंतु अच्छी पुस्तक है, इसको आप खरीद सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसके अतिरिक्त 2 और पुस्तक इसमें लगाया गया है, इसको आप भी आप लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। संस्कृत साहित्य का इतिहास जो कि ए मैकडोनल की है, इसको भी आप खरीद सकते हैं। तो इसको आप खरीद लें अवश्य, इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई है पंडित बलदेव उपाध्याय की। वैसे तो जल्दी मिलता नहीं, अगर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको आप ले लें, ठीक है। अगला जो है पेपर संख्या 8। पेपर संख्या 8 में जो आपको पढ़नी है पूरा का पूरा जो है गद्य साहित्य से संबंधित होगा, ठीक है। गद्य साहित्य से संबंधित पेपर है ये, इसमें जो भी पढ़नी है। तो सबसे पहले इसमें देख पा रहे ये अष्टम पेपर है, 100 अंक की ये भी पेपर होती है, ठीक है। कुल मिला के आपको जो है 1600 अंक का आपको देना है, आपको ऑनर्स पेपर, ठीक है। इसमें जो पुस्तकें आपको पढ़नी है तो पुस्तक कादम्बरी है, 2 पुस्तक इसमें भी है गद्य काव्य में, ठीक है। तो खंड 1, प्रथम खंड में जो आपको कादम्बरी का अध्ययन करना है। कादम्बरी पूरा कादम्बरी आपको संपूर्ण कादम्बरी नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो कितना पढ़ेंगे, तो शूद्रक वर्णन से लेकर के विंध्याटवी वर्णन पर्यंत, है ना। तो मतलब कि शूद्रक वर्णन से जहाँ से प्रारंभ होता है और विंध्याटवी वर्णन तक ही आपको पढ़नी है। वो कौन सा पाठ खरीदेंगे, तो कादम्बरी कथामुखम आपको लेंगे तो उसमें सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है। उसी में चंडाल कन्या का वर्णन उसी में आ जाएगा, सुक वर्णन उसी में आ जाएगा, जवाली ऋषि का आश्रम वर्णन उसी में, जो भी सब का सब उसमें आ जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि द्वितीय खंड में क्या पढ़नी है, तो ये जो कादम्बरी आप पढ़ते हैं तो कादम्बरी कथामुखम से आपको कुल जो है 40 अंक जो है पूछा जाएगा कादम्बरी कथामुखम से, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है नल चंपू जो है, नल चंपू आपको पढ़नी है। अगर आप तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से हैं तो यहाँ पे तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में नल चंपू चलता है, ठीक है। और अगर आप दूसरे विश्वविद्यालय किसी से हैं तो वहाँ पता कर लेंगे, क्योंकि बिहार के कुछ विश्वविद्यालयों में जो है नल चंपू चल रहा है और कुछ विश्वविद्यालय में जो है हर्षचरित चल रहा है, ठीक है। तो आप पता कर लेंगे अपने विभाग से
कि वहाँ जो है कौन सा चलता है, या पिछले प्रश्न पत्र को देख करके आप पता लगा सकते हैं कि नल चंपू से प्रश्न पूछा जा रहा है या हर्षचरित से। ठीक है, तो नल चंपू आपको पढ़ना है प्रथम उच्छ्वास। ठीक है ना, नल चंपू का प्रथम उच्छ्वास। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से है तो यहाँ नल चंपू ही चलता है। ठीक है, तो इसमें 2 पुस्तक हो गया, एक कादम्बरी और एक नल चंपू। ठीक है, अगर आप दूसरे विश्वविद्यालय से अगर वहाँ अगर हर्षचरित चल रहा है तो आपका हो गया कादम्बरी और हर्षचरित, ये 2 पुस्तकें आपको पढ़नी है। ठीक है, नल चंपू यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये नल चंपू आप खरीद सकते हैं। तारणीश झा का एक आता है, उसको ले सकते हैं। तारणीश झा का, ये राम नारायण लाल विजय कुमार, कटरा रोड इलाहाबाद पब्लिकेशन का आता है। ठीक है, तो तारणीश झा आप ध्यान में रखेंगे, व्याख्याकार हैं, उसको आप खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कादम्बरी, है ना, कादम्बरी के लिए जो है कौन सा कादम्बरी कथामुखम कौन सा खरीदें, तो कादम्बरी कथामुखम के लिए एक आता है ये समीर शर्मा का, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, समीर शर्मा का ये चौखंबा विद्या भवन वाराणसी का ये प्रकाशन है, तो इसको आप खरीद सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कादम्बरी, ये खरीद सकते हैं। अन्यथा एक तारणीश झा का आता है, उसको भी आप खरीद सकते हैं। कादम्बरी की कई पुस्तकें आती है ना, अलग अलग व्याख्याकार हैं, तो आप जो भी खरीद सकते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये भी आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया। और एक नल चंपू, तो नल चंपू का तारणीश झा का तो मैंने बता ही दिया, और भी बहुत सारे आते हैं। वैसे तो नल चंपू का प्रथम उच्छ्वास ही पढ़नी है, तो प्रथम उच्छ्वास मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो प्रथम उच्छ्वास ही सिर्फ आपको पढ़नी है, प्रथम उच्छ्वास ही खरीदें। ठीक है, आगे हम चलिए बात करते हैं पेपर संख्या 9वां पेपर है इसमें जो, तो 9वां पेपर पूरा का पूरा जो है इसमें आपको रूपक का अध्ययन करना है। ठीक है, 9वां पेपर जो है रूपक से संबंधित है। इसमें जितने भी रूपक यानी कि नाटक इत्यादि इसमें लगाए गए हैं, नाटक प्रकरण ही आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले चलिए हम जान लेते हैं इसमें, तो ये जो पेपर हो गया पेपर 9, ठीक है, पेपर 9 हो गया। इसमें देख सकते हैं कि प्रथम खंड में जो पाठ्यक्रम है वो मृच्छकटिकम पढ़ना है। मृच्छकटिकम में कुल 10 अंक है, जिसमें से हमें केवल 5 अंक का अध्ययन करना है। प्रारंभ के केवल 5 अंक, 1 से लेकर के 5 अंक का अध्ययन करना है, समान अध्ययन, और केवल महत्वपूर्ण जो है प्रश्न को महत्वपूर्ण बिंदु को ही हमको पढ़ना है। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा पाठ्यक्रम में ही बोला जा रहा है। ठीक है, तो समान अध्ययन पढ़ना है। महत्वपूर्ण श्लोक का आप श्लोक को देख लेंगे। इसके बाद है इसमें द्वितीय खंड में इसमें जो पाठ्यक्रम है वो है मुद्रा राक्षसम। मुद्रा राक्षसम जो है केवल 2 अंक का अध्ययन करना है, प्रथम और द्वितीय। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो तृतीय खंड में उत्तर रामचरित पढ़ना है। उत्तर रामचरित भी पुराना ही पढ़ना है, केवल 3, प्रथम द्वितीय और तृतीय 3 अंक ही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो 3 अंक का आपको अध्ययन करना है। तो इसमें जो है 3 पुस्तक हो गया, एक मृच्छकटिकम, एक मुद्रा राक्षसम और उत्तर रामचरितम। मृच्छकटिकम जो है ये शूद्रक की रचना है। मुद्रा राक्षसम ये विशाख दत्त की रचना है, और उत्तर रामचरितम ये भवभूति की रचना है। मृच्छकटिकम के लिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये पुस्तक ले सकते हैं। अन्यथा और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, कोई भी आप खरीद सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, देख लेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो मुद्रा राक्षसम के लिए ये पुस्तकें हैं, इसको खरीद सकते हैं। और उत्तर रामचरित के लिए ये पुस्तक जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसको भी आप खरीद सकते हैं, अच्छी पुस्तक है। अगर ये आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप कोई और भी राइटर का आपको उपलब्ध हो रहा है और उसमें सारी चीज़ें अच्छी तरीके से दी गई, तो उसको भी आप खरीद सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये जो पेपर 9 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो ये द्वितीय सेमेस्टर का पाठ्यक्रम आप लोगों के लिए लाया, और कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि ये इसमें आपको कहीं कुछ समस्या है समझने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं, और वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके इस परिवार से जुड़ जाएंगे। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इससे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृतः, धन्यवाद।